नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं अवधेश कुमार दीक्षित, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री से एक लेसन जो है प्रारंभ किया जा रहा है। इस वीडियो में रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं ये आपको बताया जा रहा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यह जो है भौतिक रसायन की शाखा के रूप में है और इसमें अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। सामान्यतः अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं ये इसमें बताई जाती हैं। पहली कही गई हैं तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं या इनको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस पे होती हैं जो तत्क्षण इंस्टेंटेनियसली, जो अभिक्रियाओं को हम कहते हैं जो अभिक्रियाएं तत्क्षण पूर्ण हो जाती है, उसी क्षण पूर्ण हो जाती हैं। जैसे ही अभिकारक मिलाए जाते हैं, अभिक्रिया हो जाती है और उत्पाद बन जाते हैं, उन अभिक्रियाओं को फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, जो भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, न्यूट्रलाइजेशन इसका उदाहरण है। प्रेसिपिटेशन भी इसका उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं जो होती हैं, मतलब जनरली हम कहते हैं कि ये आयनिक रिएक्शंस हैं जो इंस्टेंटेनियसली होती है। आयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया तुरंत हो जाती है और उत्पाद बन जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं की दर ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे एक जगह कहा गया है BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। इसी तरह से है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरह की अभिक्रियाएं तुरंत होने वाली अभिक्रियाएं हैं। इनकी दर का अध्ययन, इनकी वेग का अध्ययन हम नहीं करते। और दूसरी तरह की होती हैं जो अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अतिमंद अभिक्रियाएं या इनको हम कहते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस में होती हैं जो अभिक्रियाएं कई दिनों में, अतिमंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो कई दिनों में, कई हफ्तों में या महीनों में या वर्षों में पूर्ण होती है। इन अभिक्रियाओं को हम अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इनकी दर भी ज्ञात नहीं की जा सकती। जो अभिक्रिया इतनी मंद गति से हो रही है उसकी दर भी ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे ये कही गई है, अभिक्रिया लिखी है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे में अगर ये अभिक्रिया हो रही हो तो अंधेरे में होने वाली ये अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है और कई दिनों बाद HCl की थोड़ी मात्रा बन जाती है। लोहे में जंग लगना, जो लोहे में जंग लगना है, आयरन पर नमी की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में लाल रंग का एक पदार्थ लाल भूरे रंग का बन जाता है, उसे जो है रस्ट कहते हैं। ये अभिक्रिया भी अतिमंद होती है और इसकी दर ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी अभिक्रियाओं के बीच में, तीव्र अभिक्रियाओं और अतिमंद अभिक्रियाओं के बीच में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं या मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। स्लो रिएक्शंस समझ लीजिए, स्लो रिएक्शंस या मंद अभिक्रियाएं।
तो मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम कुछ मिनटों में या घंटों में पूरा कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों में या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से हमें मंद अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करना है। अभिक्रिया के संदर्भ में अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसके आगे हम आपको अभिक्रिया की दर के बारे में बताएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, परिभाषा के तौर पर हम इस तरह से बताते हैं, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। इस तरह से आपने कहा है अभिक्रिया की दर बराबर है सांद्रता परिवर्तन बटे समयांतराल। अभिक्रिया की दर को हम R बराबर कहते हैं डेल्टा C अपान डेल्टा T। इस तरह से ये जो है औसत दर का सूत्र है, एक तरह से हम इसको औसत दर कहते हैं, R एवरेज के तौर पर इसको लिखते हैं। डेल्टा C बराबर क्या है, कहा गया डेल्टा T समय में डेल्टा T समय में सांद्रता परिवर्तन है। इस तरह से तात्क्षणिक दर निकालने के लिए या तात्कालिक दर के लिए जो है हम सूत्र लिखते हैं। जैसे कह दिया गया है कि तात्कालिक दर का मतलब है R बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा C अपान डेल्टा T। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू बी 0, मतलब जो है अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल जो है डेल्टा T टेंड्स टू बी 0 की सीमा में मान रखते हैं। तो इस तरह से इस R का मान जो है DC अपान DT करके दिखाया जा सकता है। सांद्रता परिवर्तन को अगर हम इस तरह से लिखें, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ये चेंज इन टाइम है। अति सूक्ष्म समय DT में अति सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन DC है, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर जो इससे ज्ञात हो जाती है। सामान्यतः इन अभिक्रियाओं की दर के सूत्र को हम इस फार्मूलों से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रिएक्टेंट इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या होगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन R अपान DT इक्वल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन P अपान DT। दोनों का मान बराबर होगा। अभिक्रिया की दर का सूत्र इस तरह से लिखा है, R की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, यहाँ पर P की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल है। समय के साथ R की सांद्रता घटती है और P की सांद्रता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में R की दर को माइनस से और P की दर को प्लस से लिखा गया है, लेकिन मान दोनों में R का प्लस में ही निकलेगा, क्योंकि समय के साथ जो है इसकी सांद्रता प्रारंभ में जो है अधिक और बाद में कम है, इसलिए घटाने पर माइनस आएगा और इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। अब इस तरह से अभिकारक के पदों में दर को माइनस से और उत्पाद के पदों में दर को प्लस से लिखते हैं। अगर अभिक्रिया इस तरह से लिखी हुई है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखे हुए हैं, अभिकारकों के साथ उनके मोल जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के रूप में लिखे हुए हैं, तो जब इस तरह के गुणांक दिए हों तब अभिक्रिया की दर R बराबर क्या होगा, R बराबर A के पदों में जब हम लिखेंगे तो माइनस A को इस तरह से लिखते हैं 1 अपान A टी कॉन्सेंट्रेशन A अपान DT।
बराबर -1/b डी कॉन्सेंट्रेशन B/dt बराबर हो, बात के पदों में आ जाते हैं तो +1/c डी कॉन्सेंट्रेशन C/dt बराबर +1/d और डी कॉन्सेंट्रेशन D/dt। इस तरह से अभिक्रिया की दर के बारे में लिखा गया है। चारों सूत्रों का मतलब एक ही है। इसमें अगर हमसे कहा जाए A के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए समय के साथ विलुप्त होता है और इधर के जो उत्पाद हैं वो समय के साथ प्रयुक्त होते हैं। इस विलुप्त होने की दर को हम लिखते हैं केवल -d कॉन्सेंट्रेशन A/dt और इसका मान आता है R/A। इसी तरह से उत्पादों के रूप में हम लिख देते हैं C के प्रकट होने की दर, किस रेट से ये अपीयर होगा, अपीयर होने की दर को लिख देंगे माइनस के बजाय इसको प्लस से लिख दिया गया डी कॉन्सेंट्रेशन C/dt इक्वल्स टू R/C। इस तरह से विलुप्त होने की आप जो है प्रकट होने की दर लिखी जाती है। जिस तरह से ऐसे लिखा है रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल या इक्वल टू 2NH3। इस रिएक्शन के लिए दर का सूत्र लिखेंगे तो -d कॉन्सेंट्रेशन N2/dt बराबर -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन H2/dt बराबर +1/2 d कॉन्सेंट्रेशन NH3/dt। इस तरह से लिखा गया है। जैसे इसमें कहा जाए H2 के विलुप्त होने की दर, तो विलुप्त होने की दर की जा सकती है d कॉन्सेंट्रेशन H2/dt इक्वल टू R/3। इस तरह से जो है H2 के विलुप्त होने की दर, अमोनिया के प्रकट होने की दर भी लिख सकते हैं। तो अमोनिया के प्रकट होने की दर R बराबर क्या हो जा सकती है, इसको +d कॉन्सेंट्रेशन NH3/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2 रेट ऑफ रिएक्शन × 2। इस तरह से अभिक्रिया की दरों के सूत्र जो है लिखे गए हैं। आगे हम आपको बताते हैं अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले ताप लिखते हैं। टेम्परेचर कैसे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, तो ये सामान्य रूप से कह दिया गया है कि अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अभिकारक अणुओं की सक्रियता जो है बढ़ती जाती है, सक्रिय अणुओं की संख्या मिश्रण में बढ़ने लगती है। इस तरह से जो है ताप जो है के कारण अभिक्रिया की दर को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप के बाद में सांद्रता आता है, तो सांद्रता भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। ये कहते हैं सांद्रता जो है बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने पर जो है क्या होता है, अभिकारक अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ये टक्करों की संख्या या सक्रिय अणुओं की संख्या, ये सारे टर्म जो है जो कॉलिजन थ्योरी है, संघट्ट सिद्धांत, उससे जो है आते हैं। आगे संघट्ट सिद्धांत के बारे में बताया जाता है कि अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारक के अणुओं के बीच टक्करें होती हैं। तमाम टक्करें अभिकारक अणुओं के बीच होती हैं, लेकिन हर टक्कर में उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों में उत्पाद बनते हैं उन्हें हम प्रभावी टक्करें या इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं। इफेक्टिव कॉलिजन से जो अणु प्राप्त होते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। इस तरह से ताप जो है सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ाता है। सांद्रता बढ़ने पर भी ज़्यादा टक्करें होती हैं, ज़्यादा सक्रिय अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए सांद्रता पर भी अभिक्रिया की दर जो है क्या कहते हैं कि बढ़ती है। एक जो है नियम आपने पढ़ रखा है कक्षा 11 में,
जिसमें कहा जाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। उस नियम में भी आपने बताया है किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर अभिकार के जो है किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती होती है, एक्टिव मास के अनुपाती होती है। और नियम में एक और लाइन अभी आप कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होती है। इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। सांद्रता के बाद में एक टर्म और जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है विशेष रूप से वो है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो है अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और सक्रियण ऊर्जा कम हो जाने के कारण जो है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब अभिकारकों के पास जो ऊर्जा होती है उसे अभिकारकों की अपनी ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा स्तर पर अभिक्रिया होती है, जिस ऊर्जा तल पर अभिक्रिया होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब अभिकारकों की ऊर्जा जब देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है तब वे अभिक्रिया करते हैं। और अभिकारकों की ऊर्जा को देहली ऊर्जा तल तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ही जो है कम होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी, उतनी ही जल्दी होगी। उत्प्रेरक जो है इस सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश सक्रिय होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। उन अभिक्रियाओं की दर प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाती है। प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाओं में जैसे प्रकाश संश्लेषण है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से होती हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। साथ ही साथ में जो है अभिकारकों के टक्करों का जो ढंग है, जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो निर्भर करता है। उस पर भी अभिक्रिया की दर जो है निर्भर करती है कि अणुओं के बीच टक्करों के समय अणुओं की क्या स्थितियां हैं। और जो गैसीय अभिकारकों वाली अभिक्रियाएं हैं उनमें दाब से भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि सामान्यतः जो है दाब के प्रभाव की अभिक्रियाएं के जो है प्रभाव जो है नहीं है, कारक नहीं है। इस तरह से मुख्य रूप से जो कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने हैं उनमें ताप है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है और कुछ प्रकाश सक्रिय अभिक्रियाओं में प्रकाश है। दाब के प्रभाव को गैसीय अभिकारकों पर थोड़ा बहुत नोट किया जा सकता है कि गैसीय अभिकारक जिनमें हैं उनमें जो है दाब बढ़ने पर दर जो है बढ़ सकती है। साथ ही साथ में जो है अणुओं के ओरिएंटेशन पर है ना कि टक्करों के समय अणु किस विन्यास में है, इस पर भी अभिक्रिया की दर थोड़ा बहुत निर्भर करती है। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर। आज के वीडियो में आपको अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में बताया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें और यदि इसमें समझने में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें और जो है हमसे जो है जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।